हैं। तो सपोज करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा ऑटोमेशन सूट है 200 टेस्ट केसेस का, आप उसको चलाते हो और वो सूट कुछ एक टेस्ट केसेस के चक्कर में बार बार फट जाता है। इसका मतलब है कि आपको कभी भी सक्सेसफुल रिपोर्ट नहीं मिलेगी ड्यू टू दीज एक्सेप्शन। इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन ऑटोमेशन। So the answer is exception handling is essential to ensure the uninterrupted execution of automated test cases and identify the RCA, which is root cause analysis of those failures। तो जब भी आप ऑटोमेशन चलाते हो, आपके पास रिपोर्ट आती है, आप रिपोर्ट में पास और फेल टेस्ट केसेस को सेग्रीगेट करके फेल टेस्ट केस का एनालिसिस करते हो। और क्या एनालिसिस करते हो कि ये टेस्ट केस क्यों फेल हुए हैं। अगर आपने उन टेस्टिस को प्रॉपर एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल नहीं करा है तो आप कभी भी उनके फेलियर का रीजन आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हेन एक्सेप्शन हैंडलिंग कम इनटू द पिक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज common exceptions in automation testing. So some common exception that we use to deal with our day-to-day automation testing cycle is like no such element exception, timeout exception, state element exception, WebDriver exception, timeout exception, and many more. So these are some common exceptions which we used to deal with on day-to-day basis. So next is benefit of exception handling. So the thing that we have previously discussed, why we handle exception, and now we are identifying the benefit of exception handling. Improved test stability, faster debugging, efficient issue resolution are some of the benefit of exception handling in automation। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपने ऑटोमेशन सूट को स्टेबल बनाना चाहते हो, रिलायबल बनाना चाहते हो, तो आपको एक्सेप्शन जो भी उसमें आ रही हैं उनको हैंडल करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके में टाइम आउट एक्सेप्शन आ रही है क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट वेट कर रही है उस मॉड्यूल या उस एक्सपाथ के लिए जो कि अवेलेबल नहीं है या फिर टाइम लेता है लोड करने के लिए, अगर आपने इस पर्टिकुलर कंडीशन को हैंडल नहीं करा है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किस पॉइंट पे फेल हो रहा है। इसीलिए एक्सेप्शन को हैंडल करा जाता है जिससे कि अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको रिट्राई मार दें उस पर्टिकुलर इवेंट को और दोबारा से चेक करें कि क्या अब उसको मॉड्यूल मिल रहा है। तो इस केस में अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो हमारी स्क्रिप्ट उस एक्स पाथ को दोबारा से देखने आ जाएगी कि वो एलिमेंट विजिबल है या नहीं। अगर नहीं आएगी तो वो एक्सेप्शन को प्रिंट कर देगा और जो प्रिंट करेगा वो दैट विल बी ए वेरी डिस्क्रिप्टिव evidence of that exception। Now come to our next slide, that is exception handling techniques। So there are various techniques to handle the exception in currently। So currently custom exception are used to create user defined exception that can be handled explicitly in the code। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपको कोई एक्सेप्शन आती है तो आप उसको कस्टमाइज कर दो। टाइम आउट एक्सेप्शन को आप कस्टमाइज करके बोल सकते हो कि एक प्लीज रिट्राई वन मोर टाइम योर एलिमेंट इज नॉट विजिबल जस्ट बिकॉज ऑफ वेट टाइम और समथिंग लाइक दैट। तो यूजर कस्टमाइज जब करने लगता है तो उसको रिपोर्ट में उस एक्सेप्शन के बारे में पता करना इजी हो जाता है। इट विल बी वेरी एफिशिएंट और इजी टू आइडेंटिफाई द कॉज और रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम बाय यूजिंग योर कस्टम एक्सेप्शंस। Next is try catch block। So the best in the industry is to use try catch block। The try catch block is used to handle exception in a specific block of code and provide a fallback mechanism in case of failure। Obviously जब हम अपने डिफेक्टिव कोड को या फिर एक्सेप्शन वाले कोड को ट्राई ब्लॉक में रखते हैं तो उसको कैच करने के लिए हम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे कि जब भी मेरा कोई इशू आता है ट्राई ब्लॉक में या कोई एक्सेप्शन फेंकता है दैट विल बी कैप्चर्ड इन द कैच ब्लॉक एंड दिस इज अबाउट ए फॉल बैक मैकेनिज्म व्हेन टेस्ट फेल्स। नेक्स्ट इज थ्रो कीवर्ड। द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रोपोगेट द एक्सेप्शन बैक टू कॉलिंग मेथड और क्लास। तो इसका सीधा मतलब है कि जब भी मेरी एक्सेप्शन आएगी मैं उसको कैच में हैंडल करूंगा, मैं वापस से उसको उसके रूट कॉज पे भेज दूंगा कि एक बार फिर से ट्राई करो इसको।
Next is finally block. Finally block is used to execute the code even if exception occurred in try block. तो कभी कभी ऐसे इवेंट्स या इंस्टांसेस आती है, सिचुएशन आती है कि हमारा ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है और उसको हमें कहीं ना कहीं शो करना पड़ता है फाइनली में। ये इंसिडेंट कब आते हैं, एक बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके ट्राई ब्लॉक में जो भी कोड है वो कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई है, वो एक्सेप्शन फेंक देगा, आपका कोड फट जाएगा। तो अगर आपको ये शो करना है या फिर कोई आपको मैसेज देना है तो वो आप अपने फाइनली ब्लॉक में दे सकते हो, क्योंकि जब भी मैं फाइनली ब्लॉक करूं यूज करूंगा तो उसका सीधा मतलब है कि आपका ट्राई के बाद अगर कैच में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं भी होता है तो फाइनली बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा। इन ईच एंड एवरी केसेस योर फाइनली ब्लॉक will be executed. That is the advantage of using finally block. Next is exception handling frameworks. Popular frameworks for exception handling and automation is like JUnit that we used to do earlier, or that's been used by developer for their unit testing framework. So JUnit is a popular testing framework that support the try catch block for exception. Now come back to the TestNG. TestNG is a testing framework that support the throw keyword and custom exception for exception handling. So we have seen that TestNG itself provide, or within the test itself we can handle the exception. So that is again a very important interview question to how to handle TestNG exception within the test. Next is Selenium WebDriver. Selenium WebDriver provides the ability to handle exception using try catch block and custom exception. Now you got confused like Selenium WebDriver और TestNG. मैं तो इसको एक साथ यूज करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं Selenium एक अलग एपीआई है और TestNG एक अलग लाइब्रेरी है। वी आर taking the help of TestNG, JUnit, Apache POI, Maven, all those things to write our automation framework using Selenium. Selenium alone never be solving our automation problem. That's why these components are necessary. Next is Apache JMeter for load testing and other performance testing. Next is exception handling best practices. We will see. Guideline for effective exception handling in automation is as follows. Use specific exception types. So very important, if you face timeout exception, no such element exception or any other exception, explicitly define or catch those name exception in catch block rather than just creating or calling your exception class itself. Using specific exception type help identify the root cause of failure. इसका इससे हमें एक हेल्प मिलेगी कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन को कैच करूंगा तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ कोड लिख सकता हूं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था टाइम आउट एक्सेप्शन का, कि अगर आपके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है वो भी टाइम आउट एक्सेप्शन की, तो मैं उसको टाइम आउट एक्सेप्शन क्लास के थ्रू हैंडल कर सकता हूं कैच ब्लॉक में। और अगर मुझे रिफ्रेश करवाना होगा या फिर कुछ और भी करवाना होगा तो मैं वो कैच ब्लॉक में उस स्पेसिफिक कैच ब्लॉक में कर सकता हूं। नेक्स्ट इज हैंडल एक्सेप्शंस एट एप्रोप्रिएट लेवल. हैंडलिंग एक्सेप्शन एट एप्रोप्रिएट लेवल हेल्प्स प्रिवेंट cascading failure and improve the testability. So as a QA we have seen few words, or we have heard so few words like risk mitigation or reactive approach or proactive approach. So this is again the proactive approach to use your exception handler at appropriate level or identify where your code will break or might break. Next is avoid empty catch block. Again, this is very good suggestion that many a time if we do not capture the exception, we keep our catch block empty. Do not use that. Throw your exception or print some stack trace to identify what is the cause of that. How it will help us? जब भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो जो भी हमने कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन फेंकी है और जो भी कस्टमाइज करके भेजा हुआ है मैसेज, वो हमारा रिपोर्ट में आएगा। नेक्स्ट इज लॉग द एक्सेप्शन. लॉगिंग एक्सेप्शन हेल्प्स ट्रैक एरर एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट फॉर डिबगिंग. बहुत सारे लोग एक्सेप्शन को लॉग करते हैं. दे यूज्ड टू catch the exception and print in a logger so that they can identify the sequence or
mechanism of failing those test cases. Why those test cases are failing? They can identify the mechanism or sequence कि ये टेस्ट केस कितने बार फेल हो रहा है. ये मेरे लॉगर में लॉग बन चुके हैं. मैं लॉगर में फाइल में जाके आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये टेस्ट केस इस बार फेल हो रहा, इतनी बार फेल हो रहा है और ये कॉज है. नेक्स्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन रियल वर्ल्ड सिनारियो. First is test fail due to network latency. Network latency can cause timeout, lead to test failure. Exception handling can provide a fallback mechanism for such scenario. As we have already discussed about the timeout exception, it might be a possibility कि आपके मशीन का इंटरनेट स्लो हो. अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा, आपका पेज देर से लोड होगा, और देर से लोड होगा तो आपकी स्क्रिप्ट पेज को कितनी देर तक वेट करेगी. तो ये नेटवर्क की लेटेंसी पे भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज टेस्ट फेलियर ड्यू टू इनवैलिड टेस्ट डेटा. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम इनवैलिड टेस्ट डेटा देते हैं. जैसे कि अगर मैं एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहा हूं जिसमें कि यूजर को 1 से लेके और 0 से लेके 10 तक के नंबर डालने हैं, और अगर मैं 0 का कहीं यूज कर रहा हूं तो वो मुझे, और 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे हर बार एक्सेप्शन देगा. इनफाइनाइट लूप में मेरा एप्लीकेशन फंस जाएगा एंड दैट विल ब्रेक माय टेस्ट केस आल्सो. So we have to make sure that we are identifying correct data or using correct data in our test case to avoid exception, and this is how we can handling the exception or handle the exception. Next is test failure due to browser compatibility issue. Many of us have seen these things, like we are using Chrome browser 111 or 108, but Selenium version is different from that. So this is the combination that we need to check why test cases are getting fail and why we used to get message to upgrade my browser or Chrome driver. So browser compatibility issue can cause element not found exception. Exception handle can provide a fallback mechanism for such scenario. Exception handling matrix. Matrix is like exception handling, description of that percentage of tests that have failed due to exception and formula. This is the formula that you can use. Next is time to resolve कॉस्ट ऑफ एक्सेप्शन. तो ये मैट्रिक्स इसलिए निकाली गई है कि सपोज करो आज से आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा हुआ है, 1 महीने बाद अगर आपसे आपका मैनेजर पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि आपके टेस्ट केस क्या पासिंग परसेंटेज एवरेज क्या है, आप ये बोलते हो कि 80% टेस्ट केसेस used to pass usually. Then the next question from the manager or your interviewer may be ki what are the evidence or why those 20% test cases are failing. Then how you will identify the sequence of those exception कि कौन सी एक्सेप्शन कितनी बार आ रही है, एक्सेप्शन का रेट क्या है, कोई टेस्ट केस हर 5वीं बार एग्जीक्यूट करने पे फट जाता है. तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द टाइम एक्सेप्शन रेट and time to resolve, average time taken to resolve the exception, total time taken to resolve the exception and total exception. कितनी exception है और कितना टाइम लगेगा. कॉस्ट ऑफ एक्सेप्शन, टोटल कॉस्ट. कॉस्ट को कैलकुलेशन के लिए क्या है कि अगर आपके 20 टेस्ट केस फेल होते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि एक टेस्ट केस में 2 फेलियर हैं, तो आपके पास सीधा 40 फेलियर आपको फिक्स करने हैं, एक्सेप्शन फिक्स करने हैं. उनको फिक्स करने की कॉस्टिंग आपको बतानी पड़ेगी. कॉस्टिंग इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्स और मैन यूटिलाइजेशन और एनी अदर नॉलेज यूटिलाइजेशन. बिकॉज कभी कभी होता है कि हमारे पास जो रिसोर्स था जो कि टेस्टिंग में काम कर रहा था वो छुट्टी पे है, या फिर he left the company and we are taking care of that automation suite, and due to that we are unable to identify what is written in the test case. Next part is exception rate. So this is how you can find the exception rate. Percentage of tests that failed due to exception. Suite A contains 10, suite B 20, suite C 15 test cases. Time to resolve the exception. So you can say no such element exception is very complex one and it used to take a lot of time to resolve it. That's why I'm marking it to 50% time out of my 3 days. It means to say 1.5 day will be invested in investigation of no such element exception and fixing it. And same with timeout exception, like 30% time will be devoted and 20% time will be devoted in finding stale element reference exception at different places and fixing them and running my test case.
Next is case study, network latency. Problem statement is like network latency was causing timeout and leading to टेस्ट फेलियर. यही हमने अभी कुछ टाइम पहले 2-3 स्लाइड पहले बात करी थी कि अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो आपके टेस्ट केस फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं. दैट इज वाई बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज टू execute their test case on a different or independent machine, whether it's a server or it's a Docker machine or any AWS or cloud machine. The proposed solution is like implement a try catch block to handle timeout and retry the test. The same thing we have discussed. If you find timeout exception, you catch that exception and refresh it or retry the test case again or retry that particular step again where your application is unable or where your script is unable to identify that X path. Outcome will be the test case stability improved, exception rate reduced by 50%. Once you get the root cause of that failure, like in our case study, it is happening just because of network issue, then we can resolve our failing percentage by 50%. So in previously जैसा हमने देखा था कि 100 टेस्ट केस में 80% पास हो जाते हैं, 20% की केसेस के लिए हमने 20% को रिड्यूस बाई 50%, 90% हमारा टेस्ट सूट पास होने लगेगा. Case study for invalid test data. ब्राउजर कंपैटिबिलिटी. अगेन, अगर आपका ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी का इशू है तो उसके लिए प्रपोज सॉल्यूशन ये कहता है कि कस्टम एक्सेप्शन टू हैंडलिंग एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन प्रोवाइड ए फॉल बैक मैकेनिज्म. फॉल बैक मैकेनिज्म का सीधा मतलब है कि आप अगर नो सच एलिमेंट या एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आती है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है. नेक्स्ट इज टेस्ट स्टेबिलिटी improved, and this is the outcome that we will get. Conclusion. Summary of the key finding: exception handling is essential for ensuring the uninterrupted execution of automated test, identify the root cause. Next thing is different techniques and frameworks can be used to handle those exceptions. And third thing is handling exception at appropriate level, proactive approach of handling the exception, avoid using empty catch block, logging is very necessary to find the trend of those exception is the best way to use. Next is real world studies demonstrate the importance of exception handling, improving testability and reducing the exception rate. So this is all about exception handling. If you like this video, just gives me a thumbs up and happy testing.